पानी से नहाने वाले लोग सिर्फ लिबास बदलते हैं, पर पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। पावर यहीं से शुरू होला और यहीं खत्म हो जाला। और उस खिड़की से जब हम बगल वाली को झांकते हैं तो हमें तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं प्रतीत होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला लेसन था प्रकाश परावर्तन, उस चैप्टर को आप लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं और बढ़िया से देख रहे हैं। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, हम सब क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए 2-2, 2.5 घंटे की मूवी देख सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन अगर 1 घंटा का आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो अगर है तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं। 2 मिनट देखते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं। वीडियो को जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं देखिएगा, मैं मानता हूं कि वीडियो का लेंथ बड़ा है, पर वैल्यू एडिशन भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा करता है। कहता है कि जिद ऐसी हो जो आंधी में दिए जला दे, जिद ऐसी हो जो आंधी में दिए जला दे, जिद ऐसी हो जो संघर्ष को मंजिल से मिला दे। तो आइए जिद पालना शुरू करते हैं। और आज की जिद ये है कि आज पूरा वीडियो देख करके ही रुकेंगे, वीडियो पूरा नोट्स बनाइएगा। चलिए, आज चैप्टर शुरू करते हैं, लेसन 2, क्लास 10th के लेसन 2 आज शुरू करेंगे हम लोग, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जिस तरह इंसान में अलग अलग बिहेवियर होता है ना, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग गुण होता है, ठीक इसी प्रकार प्रकाश में भी अलग अलग गुण है। जैसे प्रकाश का परावर्तन गुण है, प्रकाश में अपवर्तन की गुण है, प्रकाश में विवर्तन का गुण है, प्रकाश में प्रकीर्णन का गुण है, प्रकाश में ध्रुवन का गुण है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण है। ये सब तमाम गुण प्रकाश में भी पाए जाते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करेंगे। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, एकांत में बैठ जाइए और आइए मेरे साथ नोट्स बनाना प्रारंभ करिए। आपको आज 1 घंटे में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ध्यान देंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले यह समझते हैं। देखिए, प्रकाश तो आप समझते हैं, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन का मतलब होता है कि अपने रास्ते से विचलित हो जाना, अपने मकसद से विचलित हो जाना। आज के स्टूडेंट भी अपने रास्ते से, अपने मंजिल से विचलित हो जाता है। प्रारंभ तो करते हैं एक जिद के साथ, एक मोटिवेशन के साथ कि नहीं, मुझे बिहार टॉप बनना है, लेकिन बीच रास्ते में उनकी मकसद बदल जाता है, रास्ता भटक जाता है। सेम टू सेम प्रकाश का भी अपने रास्ते से भटक जाना, यह कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, होता क्या है कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से, मैंने बोला ना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने दिशा परिवर्तन कर लेता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, अपने मंजिल से भटक जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो यहां पे बना हुआ है, इसके बारे में ध्यान देंगे आपको तो बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में नीचे जल भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर क्या है? वायु है, ठीक है। नीचे जल है और ऊपर क्या है? वायु है। तो एक पारदर्शी माध्यम वायु हो गया, एक पारदर्शी माध्यम जल हो गया। और जब मैंने प्रकाश को इसमें डाला तो प्रकाश देखिए अपने रास्ते से भटक गया। कैसे भटक गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये किरण को आना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये किरण सीधा ना करके बल्कि इधर मुड़ गया, इधर अभिलंब की साइड में देखो, इधर मुड़ गया। तो ये जो घटना है ना, मुड़ जाने की जो घटना है, इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या हुआ? ये फोटो तो समझ गए कि जब प्रकाश की किरण डाला गया तो ये अपने पथ से मुड़ गया। इसमें क्यों नहीं मुड़ा? जबकि इसमें भी ऊपर में वायु है, नीचे में जल है, तो फिर इसमें क्यों नहीं मुड़ा? हाँ, 2 स्थिति पे ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने प्रकाश को तिरछी डाला है और यहां प्रकाश को मैंने लंबवत डाला है। तो याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो बिना अपवर्तन के वो सीधे गुजर जाती है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लिख के रख लो कि अगर किरण तिरछी पड़ेगी तो मार्ग से भटक जाएगा, लेकिन अगर लंबवत पड़ेगी तो बिना अपवर्तन हुए सीधे के सीधे गुजर जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण कुछ समझिए। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी होते हैं। क्या उदाहरण होते हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला,
पानी में डूबा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कभी कभार आप ऐसी घटना को जरूर देखे होंगे कि पानी में अगर छड़ी डूबा हुआ है और दूर से देखने पर वो छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किस घटना के वजह से? वो घटना है प्रकाश का बर्तन। नंबर 2, पानी में रखा हुआ सिक्का। अगर पानी में तल में किसी बाल्टी में सिक्का रख दो, दूर से देखो ना तो सिक्का उठा हुआ लगेगा। क्या लगेगा? कमान। क्या लगेगा? कमान। सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। और सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा, यह किस घटना के वजह से? यह प्रकाश का बर्तन की वजह से। तालाब की तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। तालाब की जो तल होते हैं ना, जमीन, वो गर्मी के दिनों में अगर दूर से देखेंगे ना, प्रकाश का बर्तन के कारण वो तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब तो बच्चों आगे देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ पद। देखिए जब प्रकाश अपवर्तित होता है ना, तो उसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, उसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सारी चीज जानना पड़ता है। आइए इस फोटो पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इस फोटो में आप जो ए बी देख रहे हैं ना, ये है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। कमॉन, क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। ऊपर में मैंने माध्यम मान लिया वायु और नीचे में माध्यम मान लिया मैंने कांच। यानी यहां दो पारदर्शी माध्यम है, ऊपर वायु है और नीचे कांच है। और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, उस सतह का नाम है ए बी। और जब इस माध्यम पे, इस पृष्ठ पे, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जब प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, तो भैया रे इस किरण को जाना किधर चाहिए था? इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के वजह से यह किरण इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। इसी को तो कहते हैं प्रकाश की अपवर्तन। अब समझिएगा यहां पर टाइटल क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ पद। अब इस पद का मतलब देखिए, सबसे पहले क्या समझेंगे? आपतित किरण किसको कहते हैं? पिछला वीडियो में भी बताया, अगर नहीं देखे पिछला वीडियो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें भी बताया हूं कि आपतित किरण क्या है। देखो बाबू, ये जो टकराने वाली किरण है ना इस माध्यम पे, इस पृष्ठ पे, उसको कहता है आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, यह सतह है, वायु और कांच को यह माध्यम क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में पीओ, पीओ जो है यह क्या? आपतित किरण है। फिर देखिए अगला बिंदु, अब देखिए आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जो दो माध्यम दिया हुआ है उसको अलग करने वाली जो सतह है, यह सतह, इस सतह का नाम हम दे दें, बढ़िया रहेगा। इस सतह का नाम होगा अपवर्तक पृष्ठ। बोलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्या है? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो अपवर्तक पृष्ठ पर, जिस अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर यह किरण टकरा रही है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। नेक्स्ट, अपवर्तित किरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए दूसरा माध्यम में आ जाइए, पहला माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया। दूसरा माध्यम में किरण जो मुड़कर, सीधे नहीं जा रही है, मुड़कर जो किरण जा रही है, इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण। जैसे चित्र में देखिए ओ आर, ये जो ओ आर है ये क्या है? अपवर्तित किरण है। आगे देखिएगा अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहलाती है। जैसे फोटो में अगर देखे तो एन एम क्या है? एन एम ये अभिलंब है, एन एम क्या? अभिलंब है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपतन कोण, उस वाले वीडियो में बताएं, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। फोटो में देखिएगा ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। यह क्या है? अभिलंब। ये दोनों के बीच में जो कोण बना है इसको कहेंगे आपतन कोण। और ये क्या? अभिलंब और ये क्या? अपवर्तित किरण। ये दोनों के बीच में जो कोण बना है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करेंगे और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब आगे हम लोगों को जो डिस्कस करनी है वो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। यानी कि वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह पता चला है कि प्रकाश जो है ना वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड से चलती है। अब वैज्ञानिकों के जो अध्ययन है उनके आधार पर कुछ डेटा है जो आपको नोट्स बना लेना चाहिए। पहला है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब निर्जोड़ बात, निर माने नहीं, बात माने वायु, मतलब जहां वायु नहीं हो उस स्थान को निर्वात कहते हैं। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
या अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से यहां पे हम गुना करेंगे, और 1000 से जब गुना करेंगे तो पहले से 5 जीरो और 1000 से गुना करेंगे तो इसमें 8 जीरो हो जाएगा, यानी 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये निर्वात में हो गया। और देखिए वैज्ञानिकों को यह भी पता चली है कि निर्वात में जितना प्रकाश की चाल है उसके लगभग बराबर वायु में भी लगभग उतना ही प्रकाश की चाल होता है जितना निर्वात में होता है। देखिए थोड़े से कम जरूर होते हैं वायु में, लेकिन व्यवहार में इसे मान लिया जाता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उतना ही वायु में प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां तक जो अभी हमने बात किया आपसे, वो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। अब ऐसे में दो माध्यम आपको समझना है, एक समझना है विरल माध्यम यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और एक समझना आपको सघन माध्यम यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए विरल माध्यम क्या होता है, देखिए विरल और सघन ना ये तुलनात्मक शब्द है। देखिए एक माध्यम, कोई दो माध्यम अगर दिया हो तो उनमें से जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा अपेक्षाकृत उस माध्यम को विरल कहेंगे, और उनमें से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत ज्यादा होगा उन्हें हम सघन माध्यम कहेंगे। परिभाषा पर अगर हम नजर डालते हैं तो क्या है विरल माध्यम, क्या है विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। मान लीजिए दो माध्यम दे दिया आपको, माध्यम दे दिया एक जल और एक दे दिया कांच, और आप ये दोनों में से चयन करिए कि कौन सा विरल माध्यम है। तो आप देखिए कि जल में प्रकाश की चाल कितना है, जल में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच, कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कम किसमें है, कम है कांच में, ज्यादा किसमें है, ज्यादा है जल में। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, ओ माफ कीजिएगा मैंने कम लिख दिया, यहां ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो जल में प्रकाश की चाल अधिक है, इसीलिए कांच की तुलना में जल क्या है, विरल माध्यम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं वायु और जल में बताइए कौन विरल है कौन सघन है, तो भैया ये दोनों में चेक करते हैं कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ज्यादा किसमें हुआ बच्चों, जल्दी से बोलो, ज्यादा किसमें हुआ, ज्यादा हुआ वायु में। तो वायु क्या हो गया, विरल माध्यम, किसके कंपेयर में, जल की कंपेयर में। अब देखिए सघन माध्यम क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो उसको कहते हैं सघन माध्यम। ऊपर के ही एग्जांपल में देखिए, जल और कांच में कांच क्या है, सघन, वायु और जल में सघन कौन है, जल। तो ये हो गया विरल और सघन। दो बात और आपको समझना है, मान लिया जाए आपको मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऊपर मान लीजिए विरल माध्यम है और नीचे मान लीजिए सघन माध्यम है। अब प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में जाती है, विरल से, तो मैं एक अभिलंब पहले बना देते हैं यहां पे खींच के, क्योंकि आप जानते हैं आपतन बिंदु पर जो लाइन खींची जाती है वो अभिलंब है। तो यह आपतित किरण है, तो अगर विरल से सघन में आएगा तो यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लिख के रख लीजिए, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। मुड़ेगी कब, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तब। लेकिन मान लिया जाए कि प्रकाश ऊपर सघन माध्यम हो और नीचे विरल माध्यम हो। अब प्रकाश की किरण मान लिया जाए कि सघन से विरल में आना चाह रही है, यह आपतन बिंदु हो गया, यहां पे एक अभिलंब खींच देते हैं, तो यह क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ऐसे अभिलंब से दूर, दूर कब मुड़ेगी, अभिलंब से दूर कब मुड़ेगी, जब किरण सघन से विरल में आएगा तब। अब आगे की बात समझिएगा। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बढ़िया सा टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। बच्चों गलती इसमें यह करता है कि इस टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना चाहिए। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए होता क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे। देखिए कांच अगर हो ना, आयताकार सिल्ली, कांच का आयताकार सिल्ली हो इस तरह का अगर, और उस पे अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कांच की सिल्ली पे जब तिरछी किरण डाले तो बाबू रे इस किरण को आप क्या बोलोगे, ये वाला किरण को, जो किरण आपतित हो रही है, जो किरण टकरा रही है किसी माध्यम पे, उसको कहता है आपतित किरण, यानी इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण।
क्या नाम हो जाएगा बताइए? आपतित किरण नाम हो जाएगा। तो देखिए आपतित किरण जब यहां पे टकराई तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में तो भैया वायु है, यहां पे माध्यम क्या, वायु, और बीच में क्या, कांच। तो अब बताइए कि वायु क्या होता है, विरल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और कांच क्या होता है, सघन। और मैंने यह भी बताया कि जब विरल से सघन में जाएगा प्रकाश, किधर, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ध्यान देंगे इस बात को कि जैसे ये वायु से कांच में आता है, अर्थात जब ये विरल से सघन में आता है, तो देखो मैंने एक अभिलंब यहां पे खींच दिया, डैश डैश करके मैंने एक अभिलंब खींचा। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, स्ट्रेट सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर मुड़ गई, ऐसे आपतित हुई ऐसे। ये बीच वाला किरण का नाम क्या होगा मालूम है? बीच वाले किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण नाम होगा, ठीक है। अब अपवर्तित किरण कहां टकराई, इस बिंदु पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या, कांच, और इधर फिर क्या, वायु। अब की बार कहानी उल्टा है, अब की बार सघन से विरल में आएगा। और ये बात भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। किधर, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। अब यहां पर भी मैंने एक अभिलंब खींच दिया। भाई देखो, इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे करके ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर मुड़ गई, इधर मुड़ गई ना, ये वाला किरण इधर मुड़ गई। अब देखिए इस किरण, जो लास्ट में किरण, इस किरण का नाम होता है निर्गत किरण। कौन सा किरण? निर्गत किरण नाम होता है इसका, ठीक है। अब देखिए ये वाला किरण को आगे बढ़ाएंगे, ये वाला कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है। यह आपतित किरण, और इस किरण का नाम है निर्गत किरण, जिसको मैंने पीछे तक बढ़ा दिया डैश डैश करके। तो यह आपतित किरण और यह निर्गत किरण के बीच जो लांबिक दूरी है, जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी, इस लंबवत दूरी को ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए परिभाषा पे ध्यान देंगे। आपतित किरण यानी कौन सा किरण, ये वाला किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच, निर्गत किरण कौन सा, ये वाला, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, ये जो लांबिक दूरी यहां पे ना, इस लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिल्ली जितना चौड़ा होगा, सिल्ली जितना मोटा होगा, पार्श्विक विस्थापन उसका उतना ही ज्यादा होगा। यही बात मैंने नोट में लिखा है कि यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मेरे घर में खिड़की लगी हुई है और उस खिड़की से जब हम बगल वाली को झांकते हैं तो हमें तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं प्रतीत होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता, लेकिन नहीं होता, इसका रीजन समझते हैं क्या? मकान की खिड़की के शीशे पतला होने के कारण, जो आपके घर में खिड़की है और उसमें कांच लगी हुई है वो बेहद पतला है। पतला होने के कारण पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं होता है। अगर पापा से कह मोटा कांच लगवा देंगे ना, तो बाहर जाने वाला आदमी का एकदम पार्श्विक विस्थापन आपको नहीं लगा, टेढ़े मेढ़े नजर आएंगे आपको। तो याद रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछे कि मकान के खिड़की में जो कांच लगा हुआ है वहां हमें पार्श्विक विस्थापन की अनुभूति क्यों नहीं होता है, तो आप उन्हें बताइएगा कि वो कांच इतना पतला होता है कि पार्श्विक विस्थापन का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नोट्स में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक कुछ ऐसा ही होता है जैसा लोग कहते हैं ना कि पावर यहीं से शुरू होला और यहीं खत्म हो जाला, पावर दोसर कहीं कैसे ले जाई, झमकावला से होई। तो वही बात है कि पावर कहां से शुरू होता है, किस माध्यम में कितना पावर है, किस माध्यम में कितना पावर है, प्रकाश को मोड़ देने की जो क्षमता होती है ना माध्यम में, उस क्षमता को कहते हैं अपवर्तनांक। सपोज करिए कि प्रकाश की किरण वायु से और जल में प्रवेश कर रही है। कहां से कहां, वायु से जल में प्रवेश कर रही है, ऐसे करके। अब प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था जैसा हम लोग जानते हैं कि सीधे आना चाहिए था, लेकिन भैया यहां पर अगर एक अभिलंब खींच दें तो बात सारा क्लियर हो जाएगा। ये सीधे ना जा करके बल्कि ये किरण इधर मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है किरण, है ना, अपनी पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। सवाल है कि इसको जाना किधर चाहिए था, इस पथ से होकर जाना चाहिए था, लेकिन इधर मुड़ गया। तो ये मुड़ाने की क्षमता किसमें है, ये मुड़ाने की पावर किसमें है, ये मुड़ाने की पावर जल में था, इस माध्यम में था। तो जल की जो क्षमता है ना, चाहे जल हो चाहे वो कांच हो, कोई भी एनी मीडियम, कोई भी माध्यम हो, उसमें जो मोड़ने की क्षमता होती है ना, उस मोड़ने की क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। कमान क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही परिभाषा भी लिखा हुआ पढ़िए, कर किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को
माने कोई जो माध्यम होता है ना, कोई भी माध्यम, उसमें प्रकाश की किरण को ना मोड़ देने की क्षमता होती है। और ये जो क्षमता होती है ना मोड़ देने की, उसकी दिशा बदल देने की, दिशा तो बदल ही दिया ना, ये कहते जज्बात बदल दिया, बात बदल दिया, भावनात्मक बदल दिया, या दिशा बदल दिया। दिशा कैसे बदल दिया, कौन बदल दिया? दिशा माध्यम बदल दिया। तो कोई भी माध्यम दिशा जब बदल देगा ना, तो बदलने की जो क्षमता होती है उसकी, उस क्षमता को ही कहते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को एन या म्यू से, ये जो सिंबल देख रहे हैं यू के जैसा, इसको म्यू पढ़ते हैं। अपवर्तनांक को एन या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। नोट बनाते चलिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर अपवर्तनांक हमें निकालना है एन, अपवर्तनांक माने एन, तो होगा सी नोड बटे या सी जीरो बटे सी एम। सी नोड क्या है? निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल। निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो पीछे पढ़ भी चुके हैं, गुड। और सीएम क्या है? सी मतलब प्रकाश की चाल, एम फॉर मीडियम, किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल, यानी कह सकते हैं किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है क्या? सीएम होता है। बात समझ में आ गया? यानी अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो भैया अब अपवर्तनांक निकाल के चेक करेंगे हम लोग। पता लगाते हैं सबसे पहले वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। किसका? वायु का अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं। देखो गुरु, वायु का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और वायु में लगभग इतना ही माना गया है, यानी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सब कुछ कट गया, कितना आ गया? 1। एक पूर्णता नहीं होता, लगभग लगभग 1 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वायु का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1। अब कहोगे सबका अपवर्तनांक 1 होगा? नहीं, सबका कैसे हो जाएगा 1? अब जल का अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो देखिए जल का अपवर्तनांक निकालना तो फॉर्मूला यूज करिए क्या? C0। C0 माने शून्य में प्रकाश की चाल। कमान, शून्य में प्रकाश की चाल जल्दी बताओ। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और बात करें जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट, 10⁸ से 10⁸ कट हो गया, बच गया 3/2.25। पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर, डबल जीरो। 25 बार आए 300, 25 9 225, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4/3, यानी भागा देंगे 1.33, यानी जल का अपवर्तनांक क्या आ गया? 1.3। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना ना, तो आप इस फॉर्मूला को लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। देखिए निरपेक्ष मतलब क्या होता है? वो किसी के सापेक्ष नहीं है। माने देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना? 1 है, तो इसके तुलना में किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक अगर आप निकालते हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बात बोलूं, कान इधर लाओ, एक बात बोलूं मैं, बोलूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैल्यू सेम ही होता है। देखिए क्या करें, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मान लो सपोज करो कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो वायु के सापेक्ष करें, अगर बटे में 1 हम दे भी देंगे वायु का अपवर्तनांक, तो 4/3 ही रहेगा ना। यानी अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। सिर्फ ये एक टर्म है, ये एक पद है जिसको याद रखना है। निरपेक्ष, निरपेक्ष, निर माने नहीं, पेक्ष माने अपेक्षा, जो किसी से अपेक्षा ना करते हैं। भले वायु से अपेक्षा करते हैं पर वायु का वैल्यू कितना? 1, इसलिए इसका नाम पड़ा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जो अपवर्तनांक की वैल्यू होती है वही वैल्यू निरपेक्ष अपवर्तनांक की भी होती है। अब बात करते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक की। देखो कोई भी 2 माध्यम, जैसे कांच जल ले लो, जैसे कांच और वायु ले लो, कोई वायु लेंगे तो निरपेक्ष हो जाएगा। कोई भी 2 मीडियम ले लीजिए और उन दोनों मीडियम का अपवर्तनांक को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कहलाएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई भी 2 मीडियम ले लीजिए और दोनों मीडियम को अगर आप डिवाइड करिएगा दोनों के अपवर्तनांक को, तो वो बन जाएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये N12 क्या लिखे हैं और यहाँ N21 क्या लिखे हैं। देखिए यह N12 का मतलब हुआ माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। क्या हुआ? माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। और N21 मतलब क्या होगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उल्टा है ना, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूं, N से जो सटल रहेगा ना उसका अपवर्तनांक हो, जैसे N2 है ना,
मतलब n2 का अपवर्तनांक, जो बाद में रहेगा उसके सापेक्ष रहेगा, यानी n1 है मतलब 1, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो ये रहा आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक। मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ेंगे फिर। देखो अभी वीडियो देखते देखते आपको डिमोटिवेट फील हो रहा होगा या मन कर रहा होगा कि वीडियो को छोड़ देते हैं, चलते हैं खेलने के लिए, वीडियो गेम देखेंगे, रील देखेंगे। देखो अभी अगर थकना प्रारंभ आप कर देंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि काम करने की उम्र में आप आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको काम करने का उम्र है, इस उम्र में काम करिए, मेहनत करिए, नाम करिए। तो अगला टॉपिक पे ध्यान देते हैं, क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम यह है आपतित किरण। ये टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं। पढ़िए पहला नियम, पढ़िए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींची गई लंब तीनों एक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होता है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब खींचे हैं ये तीनों देखिए एक ही बिंदु पर, एक ही पृष्ठ के। नियम नंबर 2, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, माने प्रकाश में आगे चल के पढ़ेंगे 7 कलर होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, बेजानी, हपीनाला, जिसमें कोई भी एक रंग, लाल हो, बैगनी हो, किसी भी एक विशेष रंग के लिए यह नियम काम करता है। नियम क्या कहता है? नियम यहां शुरू होता है आपतन कोण की जया। आपतन कोण तो आप समझते हैं, इस आई को आपतन कोण कहते हैं। जया साइन, साइन का हिंदी नाम है जया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम में लिख दूं, ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, आई क्या हो गया? आपतन कोण, और जया मतलब क्या हो गया? साइन, यानी साइन आई। उसके बाद अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात, अनुपात माने बटे, एक नियतांक होता है n/1, n/1। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, या आप डायरेक्ट इसको सिर्फ म्यू लिख सकते हैं। इसको जानते हैं स्नेल नियम भी कहा जाता है। यह है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। इस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? जिस दर्पण आपने पढ़ा ना कि दर्पण एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु का फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक इसी प्रकार प्रिज्म भी एक पदार्थ है, पर काम दोनों का अलग अलग है भैया। दर्पण का काम अलग है और प्रिज्म का काम अलग है। अब आप पूछेंगे कि प्रिज्म का काम क्या है? देखिए प्रिज्म का काम यह है कि अगर उससे होकर के श्वेत प्रकाश पार होता है, व्हाइट लाइट पार होता है, तो वह प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में बट जाएगा। आगे चैप्टर में लेसन 3 में इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के नाम से, ठीक है। लेकिन प्रिज्म क्या है फिलहाल पढ़िए। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए 2 पृष्ठ है, इधर से लगा हुआ है, इस प्रकार से झुका हुआ है, इसके बीच की जो माध्यम है इसको कहते हैं प्रिज्म। ना 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 ना, बात समझ में नहीं आ रही है कुछ। चलिए मैं आपको अच्छा से समझाता हूं कि प्रिज्म किसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखिए कूट वाला जो है, या मैंने आपके लिए ही बनाया है समझाने के लिए। बात समझिएगा, मैं अगर आपको दिखा पाऊं ठीक से तो देखिएगा ये वाला सतह, ये वाला फलक, ये और इसके जस्ट अपोजिट ये वाला फलक, ये देखिए फलक दोनों क्या हो सटा हुआ है। और जो आपके साइड दिख रहा है ये फलक, ये सामने वाला फलक एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का फिगर है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है जो मेरे साइड है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये वाला यहां पर लिखा हुआ है ए डैश, यहां पे लिखा हुआ ए, यानी ए डैश। और आपके तरफ जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, वो ये वाला हिस्सा आगे वाला फ्रंट। बोर्ड पे 3D दिखाना मुश्किल है तो इसी से समझिए। इसमें देखिए 2 समतल पृष्ठ कौन कौन है? देखिए मैं घुमाऊं, एक ये और एक ये, तो ये 2 समतल पृष्ठ से, ये 2 समतल, एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये पृष्ठ हो गया। 2 पृष्ठों से ये दोनों पृष्ठ क्या एक कोण पे झुका हुआ है। ये देखिए ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या है, एक कोण पे झुका हुआ है। यहां कुछ तो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिखा पा रहा हूं आपको ठीक से, यहां पे कुछ तो एंगल क्रिएट हो रहा है। वही लिखा हुआ है किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच, यानी कि ये एक समतल पृष्ठ हो गया ये, और ये भी एक समतल पृष्ठ हो गया। ये दोनों पृष्ठ एक कोण पे झुका हुआ, इसके बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, ये जो माध्यम घिरा हुआ है इसके बीच, इसी को कहते हैं प्रिज्म। फिर से एक बार पढ़िए,
किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच। देखिए एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये दोनों समतल पृष्ठ इतना कोण पे झुका हुआ है, तो इसके बीच की जो भाग है, ये पूरा भाग यानी पूरी जो व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? प्रिज्म कह रहे हैं। अब जरा कुछ परिचय समझिएगा। परिचय क्या है? एक तो ये सतह है, ये वाला सतह, ये इसका नाम देखिए यहां क्या है, यहां पे दिखा रहा हूं आपको। इसका नाम है ए डैश सी डैश सी, हाँ, या ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ए सी डैश ए। एक अपवर्तक पृष्ठ ये हुआ, ध्यान देंगे। एक अपवर्तक पृष्ठ कौन हुआ? ए सी, फिर कहां? सी डैश और ए डैश, ये वाला पृष्ठ, राइट। अब इधर वाला पृष्ठ पे आइए, इधर वाला पृष्ठ पे, ये वाला पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ क्या क्या? ए बी डैश ए बी डैश ए। ये दो समतल पृष्ठ हो गया, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो समतल पृष्ठ हो गया। और ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पे झुका हुआ नहीं है, माने ये वाला कोण या नीचे जो कोण है, बात तो बरोबर है, यहां वाला कोण ले या यहां वाला कोण ले, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। देखिए लिखा भी है, दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे कि चित्र में एंगल ए दिखाया गया है, मैं आपको दिखाऊं तो ये एक समतल पृष्ठ, ये एक समतल पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ इस एंगल पे झुका हुआ, यहां पे इस एंगल पे, ये जिस एंगल पे झुका हुआ दोनों पृष्ठ है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, और बातें समझ लीजिए। देखिए बाबू, इस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जो पृष्ठ जिसको कह रहे हैं समतल पृष्ठ कर रहे हैं, प्रकाश इस पृष्ठ से आवागमन करता, माने अगर लाइट पड़ेगी ना तो इस सतह पे लाइट पड़ेगी, इस सतह पे लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो इस सतह को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। वही मैंने लिखा है यहां पे अपवर्तक पृष्ठ, और ये दोनों ही अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला और ये वाला। माने इस सतह पे भी प्रकाश की किरण डाल सकता है या इधर से भी प्रकाश की किरण आप डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों सतह पे। और आपको क्या समझना है? दोनों सतह, पृष्ठ ये और पृष्ठ ये, वहां लिख भी दिया हूं, दोनों पृष्ठ जिस रेखा पे मिल रहा है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जिस रेखा पे मिल रहा है, इसको बोलता है अपवर्तक कोर। ये जो लाइन डैश डैश है ना, ए डैश, ये है अपवर्तक कोर। ठीक है, इसको अपवर्तक कोर। अगर मैं इस डिब्बा में दिखाऊं कि अपवर्तक कोर कहां है, तो देखिए पहला पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये दोनों पृष्ठ कहां मिला हुआ है? यहां मिला हुआ। देखिए ये वाला लाइन को कह रहा हूं अपवर्तक कोर। इस अपवर्तक कोर का लंबवत कौन होगा? लंबवत ये होगा, ये, या इस अपवर्तक कोर है तो लंबवत ये होगा, यानी ये वाला हिस्सा लंबवत होगा, क्योंकि ये है अपवर्तक कोर, तो ये क्या होगा? लंबवत होगा, इसका परपेंडिकुलर। हाँ, तो लंबवत, ये जो इसको बोलते हैं मुख्य काट। क्या बोलते हैं? मुख्य काट, इसको बोला जाता है मुख्य काट। मुख्य काट मतलब क्या हुआ? ये अपवर्तक कोर के जो लंबवत है, ये वाला हिस्सा, ये ना लगभग समबाहु त्रिभुज के जैसा काटा जाता है। ये जो कटिंग होती है ना, त्रिभुज जो बन रहा है, देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, ये समबाहु त्रिभुज के जैसी काटी जाती है। और जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यानी ये कोण 60, ये कोण 60, ये कोण 60, तब बोलिए प्रिज्म कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन कब? जब ये मुख्य काट जो है ये कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज के जैसा होगा, तब। यहां तक की बात समझ में आ गया। अब एक चीज जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रिज्म से अपवर्तन। ठीक है, अब प्रिज्म का हम कौन सा हिस्सा, सिर्फ इतना हम प्रिज्म में लेते हैं। ठीक है, इतना वाला हिस्सा लेते हैं, ये वाला हिस्सा लेते हैं, प्रिज्म हो गया। हाँ, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने फलक है। देखिए भैया, प्रिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन मैं जो प्रिज्म आपको समझा रहा हूं ना, इस प्रिज्म में कुल कितने फलक आप खुद गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, टोटल कितने फलक हो गए? 5। तो आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं, कुल कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 पृष्ठ होते हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि प्रिज्म अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से कौन सा प्रिज्म है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो अगर इस टाइप का प्रिज्म है तो उसमें 5 फलक होंगे। अब समझिएगा प्रिज्म से अपवर्तन। देखिए, इस प्रिज्म की इस सतह पे, इस पृष्ठ पे हम प्रकाश की किरण तिरछी डालते हैं। बाबू रे, ये वायु है, ये कांच का बना है, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, तो यहां पर एक हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या डाल देते हैं? एक लंब, एक परपेंडिकुलर। इस तरह से, इस तरह रेखा किरण जा रही है, इस तरह किरण जाएगी तो लंबवत ऐसा ही होगा। एक लंब डाला तो ये सीधे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे। समझ में आया? फिर से देखिए, यह आपतित किरण है। ठीक है, लंबवत मैंने ऐसे खींचा, इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जा करके ये मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, इतना कोण से इधर मुड़ गई। ठीक है, ये कांच है,
प्रिज्म है तो कांच का बना है, तो प्रिज्म यानी कांच यानी सघन से आ रहा है विरल में, फिर यहाँ एक अभिलम हम डाल देते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे करके अभिलम, क्योंकि ये किरण ऐसा था, अभिलम ऐसा खींचना पड़ेगा, है ना। तो अभिलम जब सघन से विरल जाएगा तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ऐसे ना जाकर के मुड़ जाती है ऐसे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए किरण का नाम, इस टकराने वाली किरण का नाम आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहां जो किरण है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। अब अगर मैं निर्गत किरण को पीछे बढ़ाऊं थोड़ा ऐसे करके, देखिए ये कौन सा किरण है? ये वाला लाइन कौन सा किरण है? जी सर, आपतित किरण, सही पकड़े हो। और ये कौन सा किरण है? ये निर्गत किरण। यहां पे ध्यान से देखिएगा तो एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं अगला टॉपिक लेता हूं। देखिए अब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे कि लेंस क्या चीज है। देखिए लेंस की अगर मैं बात करूं तो दिन प्रतिदिन हम लेंस को देखते ही रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी है। आपके मोबाइल फोन में जो कैमरा लगा हुआ उसमें भी लेंस लगा है, हमारी और आपके आंखों में भी लेंस लगे हुए हैं, दूरबीन में लेंस लगा होता है, ऐसे तमाम जगह पे हम लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि लेंस क्या है। देखिए लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। जैसे यही लेंस को आप देख लीजिए तो ये सतह और ये सतह दो निश्चित सतह की दोनों वक्र है, दोनों उभरा हुआ सतह से घिरा हुआ है। माने लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है जिसकी दोनों सतह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब या तो दोनों सतह उभरा हुआ रहेगा, या तो दोनों सतह धसा हुआ रहेगा, या एक समतल रहेगा एक उभरा हुआ रहेगा, या एक धसा हुआ रहेगा एक उभरा हुआ रहेगा, आदि इत्यादि। इसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस और एक होते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। परिभाषा देखिएगा, उत्तल लेंस को अगर समझना चाहते हैं, यहां देखिए ये उत्तल लेंस है। अगर मैं बात करूं किनारे किनारे, तो उत्तल लेंस में किनारे किनारे पतला होता है, लेकिन मध्य का भाग क्या होता है? मोटा होता है। ऊपर और नीचे किनारे किनारे देखेंगे तो पतला है, जबकि मध्य का भाग देखेंगे तो मोटा है। तो ऐसे में परिभाषा क्या बनता है? वैसा लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा, माने किनारे की तुलना में मध्य का भाग मोटा होता है। देख सकते हैं आप, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यहां फोटो में देख सकते हैं किनारे किनारे पतला है जबकि मध्य का भाग मोटा है, इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस तीन प्रकार के हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे? उभयोत्तल को तोड़ दीजिए, उभय जोड़ उत्तल। उभय मतलब दोनों, तल माने तल, यानी जिसकी दोनों तल उत्तल हो। उत्तल माने उभरा हो, उत्तल मतलब होता है उठा होना यानी उभरा होना, यानी वैसा लेंस जिसकी दोनों तल, ये तल भी और ये तल भी क्या उभरा हुआ हो, तो इसको कहते हैं उभयोत्तल लेंस। अब समतलोत्तल, समतल जोड़ उत्तल, वैसा लेंस जिसकी एक सतह समतल और दूसरी सतह उत्तल हो, समतलोत्तल लेंस। और ये क्या? अवतलोत्तल लेंस, यानी एक सतह अवतल, अवतल मतलब होता है धसा होना, यानी एक सतह अवतल और दूसरी सतह क्या हो? उत्तल हो। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल लेंस। अब बात करते हैं अवतल लेंस के। अवतल लेंस अगर देखेंगे तो किनारे का भाग क्या है? मध्य की तुलना में मोटा है, लेकिन किनारा क्या है? मध्य क्या है? मध्य भाग क्या है? पतला है। परिभाषा में भी यही बात है, वैसा लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा, माने किनारे किनारे की तुलना करें तो मध्य का भाग पतला है। मध्य का भाग क्या है? पतला है। तो इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, अवतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। इसको भी तोड़ दीजिए, अवतला, उभियावतल, अवतलातल नहीं, उभियावतल इसका नाम होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा जरा। उभियावतल, उभियावतल बोले तो उभय जोड़ अवतल, उभय मतलब दोनों, अवतल माने धसा होना, यानी ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतह धसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उभियावतल लेंस। समतलावतल लेंस, तोड़िए इसको भी, समतल जोड़ अवतल, समतल माने जिसकी एक सतह समतल हो और दूसरी सतह धसा हुआ हो, यानी इसको कहते हैं समतलावतल लेंस। और उत्तलावतल लेंस यानी उत्तल जोड़ अवतल, ऐसा लेंस जिसकी एक सतह उत्तल हो और दूसरी सतह अवतल हो, तो इसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। एक पते की बात बताऊं, भले ये तीन टाइप और ये भी तीन टाइप का है, लेकिन आगे जो अध्ययन में काम आने वाला है वो यही उभयोत्तल लेंस और उभयावतल लेंस। लेकिन वहां इसको उभयोत्तल लेंस या उत्तलावतल जैसा लेंस नहीं, सिंपल में इसको बोलेंगे कि ये उत्तल लेंस है और इसको बोलेंगे कि ये अवतल लेंस है। बात समझ में आ गया यहां तक? तो मैं किनारे हो जाता हूं, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में मदद मिले, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थकना नहीं, आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है।
देखिए कहावत है कि पानी से नहाने वाले लोग सिर्फ लिबास बदलते हैं। कमान क्या कहता है? पानी से नहाने वाले लोग सिर्फ लिबास बदलते हैं, पर पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। भैया देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग इतिहास रटने के लिए पैदा होते हैं और एक इतिहास रचने के लिए पैदा होते हैं। आपको तय करनी है कि इतिहास रटना है कि इतिहास रचना है। अगर इतिहास रचना है तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आइए आपको पढ़ाते वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, है ना? समझते वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह। धीरे धीरे बोलता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपका आईक्यू लेवल थोड़ा अधिक है, कम नहीं है। आइए, क्या है? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर? देखिए बना लेते हैं सबसे पहले लेंस, है ना? ये हो गया अपना उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, कहानी में यह है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, तो लेंस को कौन घेरेगा? देखिए ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, इस पृष्ठ से एक गोलीय सतह बनेगा। यस, ठीक उसी प्रकार इस वाले पृष्ठ से भी गोलीय सतह बनेगा एक। यस, देखिएगा गोला हमसे थोड़ा 19-20 हो सकता है, आप ठीक से बना लेंगे। तो भैया इससे दो सतह बन गए। कितने सतह? दो गोला बन गए। एक इस पृष्ठ से बन गया, इस वाले पृष्ठ से, और एक इस वाले पृष्ठ से एक गोला बन गया। तो कहता है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र, तो ये जो गोलीय सतह है ना, ये गोलीय सतह, इसकी सेंटर पॉइंट जो होगी, ये जो गोलीय सतह इसकी सेंटर पॉइंट जो होगी उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र होता है, इसको बोलते हैं C1 और इसको बोलते हैं C2। यहां तक की बात क्लियर है? कह रहा है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो लेंस है, ये लेंस को जो घेरने वाला गोलीय सतह ना, ये गोलीय सतह, इस गोलीय सतह का जो केंद्र होगा, ये जो गोलीय सतह इसकी जो केंद्र होगा, वही केंद्र लेंस का भी केंद्र होगा, ठीक है? तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यही बात अगर हम इसमें समझे, अवतल लेंस में समझे, तो देखिए एक सतह ये है, इसमें एक सतह, इसमें क्या है? ये वाला है, और एक सतह इसमें ये वाला है। अगर इससे एक गोला बनाए तो ऐसे गोलीय पृष्ठ बनेगा, एक ऐसे गोलीय पृष्ठ बनेगा। अब देखिए ये दोनों के भी केंद्र होंगे, इसके भी केंद्र होंगे और इसके भी केंद्र होंगे। तो ये दोनों के जो केंद्र होंगे उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। लेकिन इसकी तुलना में इसमें वक्रता केंद्र उल्टा होता है। इसमें इधर C1 था तो इसमें इधर C2 होगा, इसमें इधर क्या है? C1 होगा इधर, ठीक है? ये हो गया वक्रता केंद्र। परिभाषा को एक बार पढ़िए, अगर फोटो को देखिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, तो लेंस को जो घेरने वाली गोलीय सतह है, लेंस को जो घेरने वाली गोलीय सतह है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C1 और C2 से डिनोट करते हैं। और इसमें इधर C2 और इधर C1 कहते हैं। देखिए ये जो C1 बना है ना वक्रता केंद्र, उसकी वो किस तरह से फलक, इस तरह से सतह, इस तरह से, तो इसमें इस तरह वाले सतह से बनने वाले गोला को C2 कहते हैं। जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। अब अगर ये दोनों केंद्र को हम मिला दे ऐसे करके, तो इस चीज को बोला जाएगा मुख्य अक्ष। क्या बोला जाएगा? मुख्य अक्ष। इसमें भी अगर हम इन दोनों केंद्रों को मिला दे एक सरल रेखा से, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? मुख्य अक्ष बोला जाएगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई जनाब कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है, लेकिन दो लेंस छोड़ के। कौन कौन? जिस लेंस में एक पृष्ठ समतल है, एक है समतलोत्तल में और एक है समतलावतल में। क्योंकि समतल पृष्ठ का कोई केंद्र नहीं होता है। जब भी केंद्र होता है किसका होता है? वक्र का वक्रता केंद्र होता है ना, इसलिए तो नाम पड़ा वक्रता केंद्र। तो इसलिए दो चीज को छोड़ के, एक तो समतलोत्तल को छोड़ के और एक समतलावतल को छोड़ के। अब मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखा हुआ, किसी लेंस के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस की जो केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या है। देखिए वैसे तो अगर लेंस पे हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, लेकिन लेंस में एक पॉइंट ऐसा भी होता है, एक बिंदु ऐसा भी होता है, अगर उस पे प्रकाश की किरण डालोगे ना तो कहीं नहीं मुड़ेगा, तो स्ट्रेट सीधे जाएगा। चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, दोनों के साथ ऐसा होता है। एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जिसकी दिशा में अगर हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो बिना विचलित हुए, बिना दिशा बदले सीधे गुजर जाएगी। तो उस बिंदु को कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। यानी जो बिंदु है, इस बिंदु को कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। अब पढ़िए, ये क्या लिखा है? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर उपस्थित हुआ बिंदु, ये लेंस का मुख्य अक्ष है, ये भी लेंस का क्या? मुख्य अक्ष है। इसके केंद्र मुख्य अक्ष पर उपस्थित यह बिंदु, जिस पर अगर प्रकाश की किरण हम डालते हैं, जिस पर आपतित प्रकाश बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है,
उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और ये खास करके पतले लेंस में ये चीज अप्लाइड होता है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक को डिस्कस करता हूं। तो बच्चों अभी आप लोग देख रहे थे कि मैंने आप लोगों को इतना बढ़िया से, इतनी बारीकी से मैंने आपको वक्रता केंद्र समझाया। अब आपको समझना है एक फेमस क्वेश्चन, एकदम कई बार बोर्ड में इसको पूछता भी है। क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। एकदम बढ़िया से समझेंगे, एकदम एग्जाम में फोड़ के आना है, एकदम बढ़िया से लिखना हर चीज को, ठीक है। देखो गुरु, यह है उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें आपतित होती है ना, ऐसे समानांतर जब इस पर पड़ेगी किरणें, मैंने यहां मुख्य अक्ष है इसका, मैं बना दूं मुख्य अक्ष, लो मैं बना दिया मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अगर आपतित होती है तो इस लेंस का काम है, ये लेंस का केवल नेचर है, बिहेवियर है कि इन किरणों को मोड़ करके एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो इस गुण के कारण, चूंकि ये मोड़ दिया, चूंकि ये अभिसरित कर दिया, तो इस गुण के कारण उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर सिकुड़ा देना। इसीलिए कभी कभी ऐसे घटना आप देखेंगे कि उत्तल लेंस के सूर्य प्रकाश के सामने उत्तल लेंस को रखेंगे और नीचे कागज का टुकड़ा रखेंगे, तो सारे प्रकाश को एक बिंदु पे वो जमा करता है, जिससे कागज जलने भी लगता है, क्योंकि अत्यधिक उसमें उस पर पड़ने लगता है। अब देखिएगा परिभाषा में भी यही बात लिखा गया है कि उत्तल लेंस का कार्य है कि, क्या कार्य भैया, तो उत्तल लेंस का कार्य है कि उससे होकर जाने वाली किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस का यह काम है कि उससे अगर किरणें जाएगी तो वो क्या करेगा, एक बिंदु पर उसको केंद्रित कर देगा, एक बिंदु पर अवसरित कर देगा, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं, सेम बात लिखिएगा कि यहां उत्तल के जब लिखिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का कार्य है कि उससे होकर जाने वाली किरणों को एक बिंदु पे नहीं बल्कि वो किरणों को क्या करता है, फैला देता है। फैलाने का मतलब अपसरित कर देता है, फैला देता है उसको। तो इस गुण के कारण, चूंकि इसका जो बिहेवियर है, इसके कारण अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए इसके किरण जब पड़ा तो ये किरण फैला दिया, किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है। इस घटना के कारण हम इसको क्या कहते हैं, इस गुण के कारण हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लिखेंगे कैसे, सेम वर्ड लिखेंगे, उत्तल लेंस के जगह पे अवतल लेंस, और यहां पे जो अभिसारित है वहां पे अपसारित कर देंगे, अपसारित, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में आपने क्या देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो वो सारे एक बिंदु पे जाकर के केंद्रित हो जाता है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, और इस बिंदु को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस, ठीक है। और इसमें जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रहा है ना, कि जैसा लग रहा है इस बिंदु से आ रही है किरणें, ये किरण लग रही है ना कि इस बिंदु से आ रही है, ये किरण लग रही है ना कि इस बिंदु से आ रही है, ये किरण लग रही है ना किस बिंदु से आ रही है, इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। फोकस का परिभाषा क्या बनेगा, उत्तल, ये फोकस, फोकस की परिभाषा बनेगा, क्या बनेगा फोकस की परिभाषा, कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलेगी किसमें, उत्तल में, ठीक है, याद रखिएगा किसमें मिलेगी, उत्तल में, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत हो रही है, देखिए तो किस, या मिलती हुई प्रतीत नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। किस बिंदु से आती हुई प्रतीत, इस बिंदु से। किसके लिए कह रहा हूं, ये अवतल लेंस के लिए कह रहा हूं। उसे क्या कहेंगे, उसे फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। चाहे तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, उत्तल लेंस का फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस के लिए लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जहां से आ रही है, लग रहा है ना इस बिंदु से आ रही है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, उत्तल अवतल लेंस का फोकस। अब रही बात फोकस दूरी, तो भैया ये प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और इसमें भी देखें तो यहां क्या, प्रकाशिक केंद्र O,
प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। अगर चिन्ह परिपाटी हम लगाएं तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की, अगर मुख्य अक्ष के समांतर यानी आपतित किरण की दिशा में कोई दूरी लेंगे तो धनात्मक। हम देखिए दूरी इसका किधर माप रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओ से इधर माप रहे हैं, जिधर किरण जा रहा है उधर माप रहे हैं, तो ये धनात्मक होगा। और इसमें किधर माप रहे हैं, किरण इधर आ रही है और दूरी हम इधर माप रहे हैं, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गया, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये नोट करके आप रख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगले टॉपिक और बढ़ता हूं। तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं किरण आरेख के बारे में। देखिए किरण आरेख का मतलब रे डायग्राम, मतलब प्रकाश की किरण किस दिशा में आएगी लेंस से टकराने के लिए, और जब लेंस से टकरा जाएगी तो वो किधर से होकर गुजरेगी, ये बात समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा किरण आरेख पे। देखिए 3 ठो किरण आरेख आपको समझना है। पहला है प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित किरण। देखिए प्रकाशिक केंद्र यहां होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर प्रकाशिक केंद्र की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधे गुजर जाएगी, चाहे वो लेंस कैसा भी हो, उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। शर्त सिर्फ ये एक है कि वो लेंस पतला होना चाहिए। तो इसका अगर कोई पूछे आपसे कि प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो तो क्या होगा, तो आप उन्हें बताइएगा कि अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, सीधे गुजर जाती है, ठीक है। बिना विचलित हुए कहीं दिशा परिवर्तन नहीं करेगा, सीधे गुजर जाएगी। दूसरा किरण आरेख है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। देखिए अगर ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और इसकी समांतर अगर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर लेंस उत्तल है तो नंबर 1, उत्तल लेंस में एफ से गुजरेगी, और अगर लेंस वो अवतल है तो एफ से आती हुई प्रतीत होगी कि आ रही है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित डाले, ये इधर चली गई लेकिन लगेगा कि एफ से आ रही है, लौट के आ रही है ना, इधर से देखिए ऐसे आ रही है। किस बिंदु से आ रही है, एफ से आ रही है। अगर दूसरा नंबर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या लगेगा, एफ से आ रही है, यानी आती हुई प्रतीत होगी। कब, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डालेंगे तब। तीसरा है फोकस की दिशा में, किसकी दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण जब डाला जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें बात करें फोकस की दिशा में आपतित किरण डाला जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों ही फिगर की बात करें तो दोनों में हमने क्या पाया कि अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, ठीक है। इसको आप बढ़िया से नोट बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस थोड़े ही देर में ये चैप्टर भी क्लोज होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। तो बच्चों देखिए आप समझेंगे हम लोग कि लेंस सूत्र क्या है। जैसे दर्पण सूत्र था ठीक उसी प्रकार लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जबकि दर्पण सूत्र में क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, है ना। अभी सब परिचय समझते हैं कि f क्या है, तो f है फोकस दूरी। अगर फोटो में समझे तो ये देखिए उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का ये जो O बिंदु है यहां से फोकस के बीच की दूरी, ये जो फोकस है ना, ये वाला, ये लाइन, ये फोकस, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो बीच की दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको डिनोट करते हैं f से। और भी क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र से जहां प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए यहां पे बन रहा है इस पॉइंट पे, तो यहां तक की जो बीच की दूरी होगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है, u है वस्तु दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र से लेकर जहां वस्तु रखा गया है उसके बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी। ये हो गया लेंस सूत्र। जिस प्रकार दर्पण सूत्र भी प्रमाणित होते हैं उसी प्रकार लेंस सूत्र भी प्रमाणित होते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी कि लेंस सूत्र के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, दर्पण सूत्र के लिए एक अलग से प्रमाणित वीडियो बनाऊं, सिद्ध करने वाला चीज बताऊं आपको, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अवश्य इसका वीडियो लेकर के आऊंगा। अब आइए आवर्धन समझते हैं। तो दर्पण वाले पार्ट में आवर्धन मैंने पढ़ाया, सेम टू सेम वही आवर्धन है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, h डैश बटे h। h डैश क्या है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और दर्पण में क्या था, m बराबर माइनस v बाई यू था, इसमें है प्लस v बाई यू है। देखिए आवर्धन का दो मान होता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान उस वीडियो में भी मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। क्यों करता है इसका पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में किया, जाके देख लीजिएगा, है ना। और आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को व्यक्त करता है। क्यों करता है ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, जाके आप देख लीजिएगा। अब आइए एक अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, देखिए लेंस से होकर के जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो लेंस उसको कुछ ना कुछ या तो मुड़ा देती है या तो उसको फैला देती है। दो काम में काम करेगी, या तो उसको मोड़ देगी या तो उसको फैला देगी। अगर उत्तल लेंस है तो मोड़ देती है, अवतल लेंस रहती है फैला देती है। तो कहने का मतलब है कि वो लेंस जो मोड़ देती है या फैला देती है उसकी जो क्षमता है, इस क्षमता को ही कहते हैं लेंस की क्षमता। पढ़िए, प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होती है तब उसे मुड़ा देती है या फैला देती है। दोनों में एक बात दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं, मुड़ा देती है या फैला देती है, फैला देती है। इस शक्ति को माने इस जो पावर है लेंस के पास, इसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 1/f। ठीक है, f क्या, फोकस दूरी। क्षमता का वही होगा चिन्ह जो फोकस दूरी का होगा। अगर मैं बात करूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो याद रखना कि उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। ठीक, और अवतल लेंस की फोकस किस में होता है, ऋणात्मक होता है। तो उसका शक्ति ये क्षमता भी ऋणात्मक होगा, किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, देखिए इसका ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स होता है। क्यों, क्योंकि 1/, फोकस का मात्रक मीटर, मीटर बढ़ाएंगे मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। 1/, मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स ही। हाँ, लेकिन इसका प्रचलित मात्रक डायोप्टर है, जिसको डी से नोट करते हैं। मतलब भले इसका मीटर इनवर्स मात्रक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जो प्रचलित है, वो लोग जानता है डायोप्टर ही, है ना। बस एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें करना है और वो है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के डेफिनेशन पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है, वही प्रतिबिंब की परिभाषा है, सिर्फ थोड़े सा अंतर है, वो मैं अभी तुरंत बता रहा हूं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है इस बात के लिए कि अभी तक आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं। एक कहावत भी है कि किताबों में झुके हुए सर आजीवन उठे हुए रहते हैं। इसलिए किताबों के सामने अगर आप सर आज झुका रहे हैं, आज वीडियो को कंटिन्यू देख कर अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका सर फक्र से हमेशा ऊपर उठा हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब के बारे में जाना कि कहां रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ेंगे। ध्यान दें अगर बढ़िया से, तो वस्तु की स्थिति एक तरफ रख रहे हैं, माने प्रकाशिक केंद्र एवं F1 के बीच। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये प्रकाशिक केंद्र ये F1 है। यहां पर हमने एक वस्तु रखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, AB नाम का एक वस्तु रखा। अब देखिए वस्तु रखा तो क्या हुआ, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हुआ उत्तल लेंस पे, और ये हम लोग जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, और एक इससे प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित हुआ जो कि सीधे गुजर गई, और जब ये दोनों को पीछे बढ़ाएं तो यहां पे आकर के कट गए, यानी आभासी प्रतिबिंब बन गया। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन गया A' B', और जिधर वस्तु अगर उधर ही प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर जिधर वस्तु उसका अपोजिट साइड बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु कहां है, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखा हुआ है, और कहां प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु के तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो आभासी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, सीधा बन रहा है। देखिए आभासी जब भी बनेगा सीधा बनेगा, याद रखिएगा। दूसरा मैंने क्या किया, वस्तु को खिसका करके F पे रख दिया, मैंने प्रथम फोकस पे रख दिया। जब वस्तु को यहां रखा तो इसकी प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पे बना। देखिए जब वस्तु को F1 पे रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पे। कैसा बना, वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत तक जाते जाते फैल जाता है किरणें। ठीक है, आइए अब देखिए वस्तु को कहां रख रहे हैं, प्रथम मुख्य फोकस और 2F1 के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, यहां पे रख रहे हैं, तो यहां से क्या हो रहा है, फिर वही मुख्य अक्ष के समांतर चला, फोकस से होकर गुजरा, प्रकाशिक केंद्र के दिशा में डाले तो ये सीधे गुजर गई। कहां कटा, ये 2F1 और अनंत के बीच में। वस्तु की स्थिति कहां है, F1 एवं 2F1 के बीच में बना, कहां, अनंत, इधर क्या, अनंत एवं 2F2 के बीच में। अब वस्तु को कहां रख के देखेंगे हम लोग, 2F1 पे रख के देखेंगे और उसके बाद भी रख के देखेंगे ना। तो वीडियो में बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाइए।
देखिए यदि वस्तु को हम F1 और नहीं, वस्तु को अब हम लोग कहां रखने वाले हैं 2F1 पे। जब हम वस्तु को 2F1 पे रखेंगे, अब वही दो किरण खींचना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से गुजरेगी और एक प्रकाशिक केंद्र की दिशा में जो बिना अपवर्तन के सीधे बिना मुड़े क्या होगी, सीधे गुजर जाएगी। ठीक है, तो कहां मिल रहा है, देखिए तो ये 2F1 पे रख रहे हैं तो यहां पे बनेगा 2F2 पे। यहां पे कौन सा बिंदु होता है, 2F2 होता है। वस्तु की स्थिति क्या है, 2F1। कहां रखें वस्तु को, 2F1 पे। प्रतिबिंब कहां बना, 2F2 पे बना। और वस्तु उस साइड है, प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और एक ही एक ऐसा स्थिति है जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां तक बराबर लिख दिए। अब वस्तु को थोड़ा इधर और खिसकाएं तो इधर क्या अनंत है और यहां क्या 2F1, यानी वस्तु की स्थिति क्या हो गया, अनंत एवं 2F1 के बीच। फिर वही काम किया, दो किरण खींचे, लेकिन कटा कहां, F2 एवं 2F2 के बीच में कटा। ठीक है, F2 एवं 2F2 के बीच। कैसा, वास्तविक। कैसा बना, इतना बड़ा वस्तु लेकिन प्रतिबिंब इतने बड़ा बना, यानी छोटा बना। यहां तक बात समझ गए। अब देखिए एक स्थिति याद रखिएगा, जो दर्पण में भी यही होता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस में उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अच्छा, उत्तल में आपने क्या सीखा, दोनों तरह की प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। वास्तविक एवं आभासी, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, जब हम वस्तु को यहां रखें, कहीं भी रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रखेंगे, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा जो इधर फैल जाएगी, लेकिन लगेगा कि F2 से जा रही है। और एक प्रकाशिक केंद्र की दिशा में डालेंगे जो कि यहां कट जाएगा, यानी यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और याद रखिएगा कि अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ये वही वाली कहानी हो गई ना, जो घटना दर्पण में उत्तल के साथ था वही घटना लेंस में अवतल के साथ है, जो घटना दर्पण में अवतल के साथ था वही घटना लेंस में उत्तल के साथ है। जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट में लिखिएगा और जरूरतमंद विद्यार्थियों को ये वीडियो आप साझा करिएगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स आएंगे और फिर मैं 200 लाइक्स के बाद तीसरा पार्ट शूट करूंगा, लेसन 3 शूट करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।